हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेसन में बच्चों यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है बच्चों, और इस मैथमेटिकल रीजनिंग में हमने तो अभी तक थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट वे में कवर कर चुका है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ बच्चों, और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपका कमिंग जेईई एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रखा हूँ। प्रीवियस ईयर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि रिपीटेड कंसेप्ट होती है कि मतलब पहले भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा, 20 में भी पूछा, इस तरह का कंसेप्ट का मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। और आज के लेसन में मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आप यदि सिर्फ इतना देख लेते बच्चों तो इसके आगे आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें मैं A to Z स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, सारे पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। जितना भी थ्योरी पार्ट है आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग में, कुछ कुछ कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, उस सब के बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड होता है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले बच्चों। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप बस ये सेशन कंप्लीट वे में देख लीजिए, इसके आगे आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यहां से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पक्का ये आने वाला, ये डेफिनेट है। और मान लीजिए कि सेम टू सेम नहीं आता इन केस, तो कंसेप्ट वाइज 100% सिमिलर होने वाले बच्चों। आप इस कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो यहां पे मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूं, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम यहां पे देख लेते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग में किस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि न्यूमेरिकल कैसा होता है सर, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछने का चांसेस होता है। क्वेश्चंस में 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला मैं यहाँ पे बोला कंट्रापोजिटिव। आपके पास ये एक वर्ड है कंट्रापोजिटिव। ठीक है बच्चों, जब आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको ये डिटेल वे में एक्सप्लेन करा था। यदि अभी तक आपने नहीं देखा वो चीजें तो उसको जाके एक बार देखिए, स्टार्टिंग से नोट्स एक बार कंप्लीट करिए। ये बहुत ही आसान लगने वाला आज का लेसन आपको। ठीक है बच्चों, सेकेंड में आपके पास नेगेशंस। नेगेशंस लगाने से आपको पता है कि कोई भी रिजल्ट हमारा ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी आपके पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा इसका नेगेशंस क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। या ये बोल देंगे कोई कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका नेगेशंस किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब बच्चों यहाँ पे कि जो ये वाला रिजल्ट था हमारा और जो आप इसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालेंगे दोनों सेम होना चाहिए। ये रिजल्ट वाइज बात करा जाए तो, और ट्रूथ टेबल वाइज बात करा जाए तो हमारे पास यहाँ का जो कॉलम होगा और जो हम फाइनल कॉलम निकाल रहे थे, ये दोनों के दोनों सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी हम इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये बात भी आपको पता है, पहले मैं इस बारे में डिटेल वे में डिस्कस कर रखा हूं। यहाँ पे नंबर 3 में देखिए कि प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो बच्चों मैं आपको 8 से 9 प्रॉपर्टीज बताया था। अभी आपने यदि नहीं देखा तो उस लेसन को जाके कंप्लीट वे में देखिए कि आपको आप बोलेंगे प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज था। सर कम्युनिकेटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, आपके पास डी मॉर्गन्स था, ऐसे लॉज थे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान वाला लॉज था। इसको आप सेट थ्योरी से रिलेट करके याद रख सकते थे, बहुत ही आसान तरीके से आप उस चीजों को समझ सकते थे। ठीक है बच्चों, अगला मैं यहां पे बोलता हूं कि आपके पास ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल बनाने के लिए भी आपको मैं सिखाया था कि आपके पास 2 स्टेटमेंट होता है तो कैसे बात करते, 3 स्टेटमेंट होता है तो कैसे निकालते हैं बच्चों अपन। उसके बाद और का सिंबल होता है तो और में क्या कंसेप्ट होता है, एंड में क्या कंसेप्ट होता है, कंडीशनल में क्या होता है, बाय कंडीशनल में क्या होता है। ये सब बातें आपको मैं डिटेल वे में डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद हमारे पास टोटोलॉजी और फॉल्सी की बात आती है। तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस तरह से भी पूछे जाते हैं, कोई भी आपके पास एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलता है कि ये टोटोलॉजी है, फॉल्सी, ऐसे 4 ऑप्शंस कुछ बना के दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है बच्चों। तो ये भी हमारा एक टाइप हो सकता है क्वेश्चंस पूछने का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, ट्रूथ टेबल कंप्लीट करके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं, प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं, नेगेशंस का कांसेप्ट यूज करके कर सकता हूं। कंट्रापोजिटिव वाला पार्ट्स हमारे पास कंट्रापोजिटिव में मेनली बच्चों यहाँ पे कंट्रापोजिटिव में मेनली 19, 20, 21 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इनफैक्ट 21 में तो 6 क्वेश्चंस पूछा गया है सिर्फ 21 के केस में यदि आप देखेंगे तो। और क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है, वहां पे लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिया जाता है। आपको एक लैंग्वेज फॉर्मेट में देंगे, बोलेंगे इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, तो वो चीज मैं डिस्कस करूंगा। आप देखिएगा, इस सेशन को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अगला मैं यहाँ पे ये बोल देता हूं कि चलो ये
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को टैकल कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे वही बोला हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं या क्या मेथड हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मेरे अकॉर्डिंग यदि चलेंगे, मैं आपको टोटल 3 मेथड बताने वाला बच्चों। बहुत लोग बस एक ही मेथड ट्रूथ टेबल, हर क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल लगा के करने बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हर केस में ट्रूथ टेबल आपको लेंथी वे में लेके चला जा सकता है, ठीक है। हर क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज वाइज करने में भी दिक्कत है, प्रॉपर्टी बहुत माथापेची करना पड़ जाएगा। और आपके पास यहाँ पे तीसरा वाला एक और मेथड में यहाँ पे लिखा, ये देखिए बच्चों, ये तो आपका जाना पहचाना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो सेट थ्योरी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर रखा है कि सेट थ्योरी जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो वेन डायग्राम बहुत ही आसान लगता था आपको। 2 सेट्स होता था, 3 सेट्स होता था, कैसे यूनियन इंटरसेक्शंस का कांसेप्ट लेते थे, बस बच्चों वही सब चीजें। यूनिवर्सल सेट होता था हमारा, उसका मान लीजिए कंप्लीमेंट आ जाता था तो क्या सीन बनती थी, वो सारा चीजें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास टोटल 3 मेथड्स बोल सकता हूं मैं। किसी भी क्वेश्चंस को आप एक ही मेथड से करेंगे ये जरूरी नहीं है, एक ही क्वेश्चंस को आप 3 मेथड से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको बेस्ट सुटेबल लगेगा, जैसा भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब कोई एक मेथड पकड़े हमारा क्वेश्चन हो जाने वाला। अब हर क्वेश्चन में हम हर मेथड लगाने चले जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है बच्चों। तो मतलब दिक्कत करने का ये मतलब कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, या मतलब गलत होने का भी चांसेस होता है। तो सही मेथड यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लेसन हम यही सीखने वाले बच्चों, यही हम सीखने वाले कि किस टाइप के क्वेश्चंस को मैं ट्रूथ टेबल के हेल्प से सॉल्व करूं, किस टाइप के क्वेश्चंस को अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करूं और किस टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से सॉल्व करूं। ये चीज सॉल्यूशंस आपको कहीं भी मिल जाएगा, देख लेंगे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, लेकिन वहां पे हर तरह के क्वेश्चंस को एक ही मेथड से लेके सॉल्व करके रखा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अप्रोच बताने वाला हूं कि क्या एक्चुअल मेथड होना चाहिए, क्या सबसे बेस्ट मेथड होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए बच्चों, मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे एक एक करके डिटेल एनालिसिस करूंगा कि मतलब हम ट्रूथ टेबल से कैसे कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को, हम अलजेब्रा की हेल्प से कैसे कंप्लीट करते हैं, या वेन डायग्राम ही बनाना होता तो वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करते हैं। सबसे पहले ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन से आपके सामने, पहले इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। द स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे देखिए, नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल नेगेशन Q इज, आपके पास आगे 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है कि इस तरह का आपके पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें नेगेशन लगा दिया, ठीक है बच्चों। या तो डायरेक्टली सिंबल फॉर्मेट में नेगेशन बोल देता है, या नहीं तो कभी लैंग्वेज में बोलता है कि आपके पास नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों इस चीजों को। आगे लिखा है इज, आगे और कुछ बोला ही नहीं, इस तरह का आपके पास 4 ऑप्शंस बोल रहा है। क्या फर्स्ट में टोटोलॉजी, सेकंड में फॉल्सी, थर्ड आपके पास है इक्विवेलेंट टू P बाय कंडीशनल Q, एंड आपके पास फोर्थ ऑप्शन है इक्विवेलेंट टू, मतलब आपके पास नेगेशन P बाय कंडीशनल Q का बात बोला बच्चों। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बाय कंडीशनल यहाँ पे देख रहा हूं। ये जो बाय कंडीशनल है बच्चों, ये बाय कंडीशनल होता क्या है आपको, यदि मैं पहले की बात याद दिलाऊं, जब मैं मैथमेटिकल रीजनिंग का थ्योरेटिकल पार्ट में जो कवर करा है कि मैं आपको ये बताया था सिंपलेस्ट वे में, बाय कंडीशनल मींस आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये मानिए दोनों पे यदि सेम रिजल्ट है, सेम रिजल्ट का मींस बच्चों दोनों पे यदि ट्रू है तो ट्रू माना जाता है, दोनों पे फॉल्स है तब भी ट्रू माना जाता है, अदर केस में फॉल्स होता है। बस इतना छोटा सा बात आपको याद रख लेना। मैं क्या बोला बच्चों, यदि दोनों पे ट्रू होता है तो ट्रू माना जाता है, दोनों पे फॉल्स होता है तब भी ट्रू माना जाता है, बाकी केस में फॉल्स हो जाता है बच्चों। बस ये एक छोटा सा बात था जिस इंफॉर्मेशन से आप ये क्वेश्चंस कर पाते। कोई दिक्कत नहीं, आपको बाय कंडीशनल में आपको लगता है कि पता नहीं याद नहीं आ रहा है, बस इतना सा याद रखिए ना कि दोनों ट्रू तो ट्रू होता है, दोनों फॉल्स तो ट्रू होता है। इट मींस दोनों पे सेम अपीयरेंस दिखे तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स माना जाता है। ठीक है बच्चों, बाय कंडीशनल आज के बाद कभी नहीं भूलने वाले आप, बस इस बात को याद रखिए। एंड आगे देखिए हमारा टोटोलॉजी, फॉल्सी, इक्विवेलेंट टू ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है इसमें ओनली 2 आपके पास सब स्टेटमेंट्स है, 2 सब स्टेटमेंट है। क्या क्या सब स्टेटमेंट आपके पास P एंड Q। एक और बात बच्चों, आपके सामने ये वाला पार्ट है और आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप बोले सर अभी अभी आपने बताया तो टोटल 3 मेथड होता है, एक होता है ट्रूथ टेबल, एक होता है सर अलजेब्रा वाला मेथड, एंड तीसरा वाला मेथड होता है हमारे पास वेन डायग्राम मेथड। तो मैं इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करूं।
आपको मैं ये बोलूं, ये क्वेश्चंस को आप तीनों मेथड से कर सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी मेथड से इसका आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन बेस्ट सुटेबल मेथड क्या होगा बच्चों, इस बात को समझिएगा। बेस्ट सुटेबल यहां पे मेथड होगा कि जब भी हमारे पास कंडीशनल और बाय कंडीशनल की बात आती है बच्चों, मैं यहां सिर्फ ध्यान दीजिएगा, जब भी कंडीशनल और बाय कंडीशनल की बात आती है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए बच्चों। ठीक है, ट्रूथ टेबल से ही आप काम करने वाले हैं। यदि आप दूसरा कोई मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा आपको लेंथी प्रोसेस या आपको थोड़ा सा डायरेक्ट वे में नहीं मिलेगा चीजें, तो थोड़ा दिक्कत लग सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, आप लोग बस बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से चीजें क्लियर होते चली जाएगी। एक बाय एक एक करके मैं सारे कंसेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे नंबर 1 में आपके पास P, यहाँ पे Q, आपके पास नेगेशन P, नेगेशन Q। ये तो चलो बच्चों, ये तो पहले कंप्लीट कर लिया। आगे मुझे और क्या सम यूज होगा तो वो भी देख लेता हूं मैं। यहां पे देखिए क्वेश्चंस में P बाय कंडीशनल आपके पास नेगेशन Q। ओके बच्चों, ठीक है। एंड इसका क्या है, फाइनली नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल नेगेशन Q। आपके सामने कुछ ऐसा है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इसका ट्रू टेबल कंप्लीट करते हैं। ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ऐसा ही लिखते हैं। आपके पास ये दो ही स्टेटमेंट है, तो 2 के पार्ट 2 मतलब टोटल 4 बनेंगे, तो 2 ट्रू होगा, 2 फॉल्स होगा। वही कंसेप्ट सेम टू सेम जो पहले अपन डिस्कस करा है। ये आपके पास क्या होता है, ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है। इसके हाफ ट्रू फॉल्स लिखते चले जाते हैं। ये आपके पास कितना बच्चों, फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये कितना हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, आपके पास ये फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। मुझे यहाँ पे बताइए ये पार्ट क्या होने वाला है। आप यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या था बच्चों, यहाँ पे P, यहाँ पे आपके पास P है, और ये वाला पार्ट क्या था आपके पास, नेगेशन Q। तो आपके पास ये वाला पार्ट P है और ये आपके पास नेगेशन Q है, नेगेशन Q है। इसमें मुझे बाय कंडीशनल लगाना था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में बाय कंडीशनल। तो मुझे ये बताइए, ये आपके पास ट्रू, ये फॉल्स, तो क्या होंगे बच्चों, फॉल्स हो जाएंगे। ये ट्रू, ये ट्रू, तो क्या होता है, ट्रू होता है। ये फॉल्स, तो क्या होता है, ट्रू होता है। ये फॉल्स, ये ट्रू, तो आपके पास क्या होता है, फॉल्स होता है। अभी भी बताया था, जब दोनों पे सेम अपीयरेंस दिखे तो ट्रू मानिए, अदरवाइज फॉल्स मानिए। यहां देखो दोनों ट्रू तो ट्रू, ये देखो दोनों फॉल्स तो आपके पास तब भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, बाकी केस में फॉल्स हो गया। अब इस पार्ट का हमें क्या करना था, नेगेशंस निकालना था बच्चों। नेगेशन निकालना था, तो ये आपके पास फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया। जो आपसे स्टेटमेंट थे उस स्टेटमेंट का आपने ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर लिया। अब मुझे 4 ऑप्शंस में देखने होते हैं। पहला टोटोलॉजी, क्या ये टोटोलॉजी है क्या, टोटोलॉजी मींस बच्चों, टोटोलॉजी मींस आपके पास क्या, इस ये जो आपके पास कॉलम, इसके सारे यहाँ पे एलिमेंट ट्रू होने चाहिए था, तब टोटोलॉजी बोलते हैं। फॉल्स किसको बोलते हैं, सारे एलिमेंट फॉल्स होने चाहिए तो उसको फॉल्स ही बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस करते करते चीजों को बेहतर समझने लग जाएंगे। ये सारे ट्रू है क्या, नहीं, तो टोटोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड हो सकता है क्या, सेकंड भी नहीं हो सकता। फिर हमारे पास बचा क्या, थर्ड एंड फोर्थ। आपके पास थर्ड एंड फोर्थ है, क्या मैं इसको ट्रूथ टेबल बना सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं आप बोलेंगे P बाय कंडीशनल Q। पहले मैं इसका बना लेता हूं, देखते हैं ये ऑप्शंस मिस कर जाते हो। ठीक है, मुझे चौथा वाला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जेई मेन सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक ही आंसर करेक्ट होगा, कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं पहले कि P आपके पास बाय कंडीशनल ट्रू। क्या होता है बच्चों, P और Q में बाय कंडीशनल है, दोनों पे ट्रू तो ट्रू माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ट्रू और ये फॉल्स है, तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपके पास दोनों फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला पार्ट ध्यान से देखिए और ये वाला पार्ट क्या सेम ट्रूथ टेबल में दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल सेम दिख रहा है, 100% सेम दिख रहा है। इट मींस ये जो पार्ट आपसे जो पूछा गया था वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे बच्चों, P बाय कंडीशनल Q के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ट्रूथ टेबल कंप्लीट करते हो, वैसे आप आंसर बता पाते। तो आपके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब बोलेंगे फोर्थ के बारे में चेक करने की जरूरत है क्या, आप निकाल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए, आंसर नहीं होने वाला, एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाले, 2 ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं यहाँ पे, तो आपको आगे के ऑप्शंस के बारे में सोचना नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपने चेक करा और फर्स्ट ऑप्शन से आपका सेटिस्फाई कर गया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ के बारे में हमें बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर अगेन बात कर रहे हैं कि नेगेशन ऑफ, आपके पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है यहाँ पे बच्चों, ये आपके पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है।
ये क्या बोल रहा है कि ये आपके पास नेगेशन ऑफ दिस कंपोनेंट स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, आपके पास अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस 15 में पूछा है बच्चों, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम स्टार्ट कहां से करेंगे, क्या ट्रूथ टेबल बनाना सही रहेगा, क्या अलजेब्रिक मेथड लगाना सही रहेगा, या हम लोग वेन डायग्राम से करें? आप बताइए बच्चों क्या मेथड लगाना चाहेंगे। यहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास एस है, आर है, आपके पास और एंड का सिंबल है, नेगेशंस की बात है, ऐसे 4 ऑप्शंस है, तो हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी होगा ट्रूथ टेबल, बट करा जा सकता है। 2 मिनट का लगता है आपके पास, 2 मिनट में ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट बोल रहा हूं मैं। ट्रूथ टेबल यदि आप फास्ट कर सकते हैं तो थोड़ा और कम टाइम में आप मतलब लगा सकते हैं क्वेश्चंस को। मैं इस क्वेश्चंस को मतलब ट्रूथ टेबल से तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना कैसा होता है। बाकी जो 2 मेथड है वो दोनों मेथड से इस क्वेश्चंस को बताता हूं। ट्रूथ टेबल अभी तक आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक बार बैठ के इस क्वेश्चंस को ट्रूथ टेबल से कंप्लीट करने का सोचना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं जो सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड आपका क्या था कि मैं एल्जेब्रिक मेथड से कर लो, लॉज लगा दो। एल्जेब्रा का जो लॉज है आपके पास, डी मॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव, आपके पास कम्युनिकेटिव, आपके पास इस तरह के जो लॉ है वो लॉ लगा के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। एंड एक और मेथड आपके पास क्या, वेन डायग्राम। आपको यदि मैं वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो वो भी एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है, और मैं तो बोलता हूं कि सबसे फास्ट तरीका वही होता है। लेकिन जहां पे कंडीशनल और बाई कंडीशनल लगा हो वहां पे आप इससे मत करिएगा, वेन डायग्राम से मत करिएगा, और एंड के केस में बिल्कुल बिंदास तरीके से आप लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका वही, आपको सबसे अच्छा वही लगने वाला बच्चों। देखिएगा 1-2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो ये चीजें और बेहतर आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं कि मैं इसका ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा, ट्रूथ टेबल से आप कंप्लीट कर लेना, मैं इसको डायरेक्टली मेथड 2 पे लेके चलता हूं। मेथड 2 आपका क्या था बच्चों, एल्जेब्रिक मेथड था। ये एल्जेब्रिक मेथड पे मैं बात करता हूं इसको। आप यहां पे देखिए कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट, और इसका नेगेशंस बोला है। सबसे पहले ऐसा नहीं कि नेगेशन बाद में लगा लेंगे, ऐसा आप भूल जाओगे, इनफैक्ट मैं भूल जाऊंगा कि मतलब नेगेशन तो लगाया ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक कर देंगे, फिर गलत हो जाएगा जेईई मेंस में। ऐसा आप नहीं कर सकते बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि मैं यहां पे बोलता हूं कि नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ क्या है बच्चों, यहां पे नेगेशन एस और नेगेशन आर एंड एस, आपके पास कुछ ऐसा है। ये तो आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट था, ये कंपाउंड स्टेटमेंट था बच्चों, इसमें नेगेशंस लगाना था, लगा दीजिए, स्टार्टिंग में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में ये लेके चला, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि यदि मैं किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट में नेगेशंस लगाता हूं तो क्या कांसेप्ट होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है। ये तो डी मॉर्गन्स लॉ था। क्या था डी मॉर्गन्स लॉ, हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते थे, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीमेंट लगाने पे। सेम टू सेम यहाँ पे जो कंप्लीमेंट था सेट थ्योरी में, ये जो चैप्टर्स में नेगेशंस काम करता है बच्चों। तो नेगेशंस को आप ज्यादा इस तरह से मत लीजिए कि सिंपली वे में वहां पे कॉम्प्लीमेंट के जैसा जो काम करते थे सेट में, यहां पे उस तरह का हम बात कर लेते, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जब मैं नेगेशंस लगाऊंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एस, ये आपके पास क्या है यहां पे, और है तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये वाला पार्ट में नेगेशंस लग जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एस एंड आपके पास एंड। अब ये जो नेगेशंस इसके अंदर लेके जाएंगे, जैसे अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर, और आपके पास नेगेशन ऑफ आपके पास और हो जाएंगे, और नेगेशन ऑफ एस हो जाएंगे, कुछ इस तरह का बच्चों, ठीक है। आप मुझे ये बताइए यहां तक आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वाला पार्ट नेगेशंस लगाया तो ये आर हो गया, यहाँ पे आपके पास नेगेशंस आ गया, एंड वाला और में कन्वर्ट हो गया, यही तो होता है बच्चों, और पार्ट एंड में हो जाता है और एंड वाला और में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ये जो पार्ट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इस दोनों के बीच में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, देखिएगा, एस एंड आपके पास आर, एस एंड आर, एंड उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, और एस एंड नेगेशन ऑफ एस, आपके पास कुछ ऐसा, एस एंड नेगेशन ऑफ आपके पास क्या, एस, कुछ इस तरह का बात है बच्चों। मुझे ये बताइए ये जो आपके पास एस है और एंड नेगेशन ऑफ एस, इस दोनों में कॉमन हो सकता है क्या, सेट थ्योरी लगाओ ना, दिमाग में थोड़ा सा चीजों को, वेन डायग्राम थोड़ा सा सोचिए दिमाग में, और ऐसे इमेजिन करिए आपके पास कोई एस है, ठीक है, और उसी का मतलब आपके पास नॉट एस का मतलब क्या, एस नहीं है, दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। यदि कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसको आप क्या बोलने वाले, फॉल्स। ये तो आपके पास फॉल्स होने वाला, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ भी कॉमन नहीं बनता, मतलब हाई बोलते थे आप यहाँ पे, यहाँ फॉल्स बोलिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, एस एंड आर आपके पास कुछ इस तरह का बात है।
तो इसके लिए आप क्या जानेंगे कि आपके पास ये फॉल्स है और ये वाला पार्ट था और बीच में क्या लगा और लगा हुआ यहाँ पे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये एस एंड आर ही तो रहेगा ना, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, सेकंड नंबर। देखिए आपने क्या लगाया यहाँ पे, एल्जेब्रिक मेथड लगाया। एल्जेब्रिक मेथड में भी 2-3 लाइन में आपका काम हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि ट्रूथ टेबल से ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन हर केस में ऐसा आप बोलेंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका इजीली हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को इस मेथड से करा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो एक मेथड हो गया। मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड पे लेके चलता हूँ, तीसरा मेथड बोलिए। फर्स्ट मेथड तो आपको छोड़ दिया, आप बनाएंगे। सेकंड मैं बताया, थर्ड भी मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच देता हूं वेन डायग्राम से सोचने का। बच्चों देखिएगा, वेन डायग्राम मेथड से सोचने का इस क्वेश्चन को तरीका बताता हूं। अब मेथड सीखने की कोशिश करना है, सोल्यूशन तो आ जाएंगे आपको, सोल्यूशन अवेलेबल भी होगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे चीजों को बेहतर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वेन डायग्राम से सोचने का कोशिश करता हूं। आप मुझे ये बताओ कि आपके पास कितना, 2 ही है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा, एंड इसमें आपके पास एक है एस और एक है आर आपके पास। ठीक, एस और आर है। मैं सबसे पहले इसके बारे में सोच लेता हूं। यहां पे क्या है, एस एंड नोट आर, दोनों में कॉमन क्या, आर नहीं बच्चों, नोट आर। मुझे यहां पे बताइए आपके पास क्या बोला यहाँ पे कि एस, ये एस है समझना, और ये आपके पास क्या है, नोट आर। नोट आर का मतलब ये आर नहीं होने चाहिए, आर के बाहर वाला पार्ट होना चाहिए बच्चों। आर के बाहर वाला पार्ट मतलब आपके पास ये आर को छोड़ के बाकी सब पार्ट, यहां पे बोला बाकी सब पार्ट बोला, यहां पे एस बोला। दोनों में कॉमन क्या हो जाएंगे बच्चों, आप बोलेंगे मुझे कॉमन दोनों में सर ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एस है तो मतलब ये वाला कंप्लीट पार्ट एस होता है, एंड नॉट आर का मतलब क्या, आर वाला पार्ट ये नहीं है, बाकी सारे हैं। बाकी सारे हैं तो कॉमन यही होंगे बच्चों, यही होंगे कॉमन ना। देखिए इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं अभी बच्चों। ये वाला पार्ट आपके पास है, यहाँ पे जो था वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे बोला। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि चल ये तो सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे बता कि ये आपके पास क्या एस नहीं है, एस नहीं है। एस नहीं कौन सा वाला पार्ट, एस नहीं कौन सा वाला पार्ट बच्चा, एस ये इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो बाकी वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट बच्चों। ठीक है, बाहर वाला पार्ट कौन सा यहाँ पे होगा, आपके पास एस नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं होगा, इसके बाहर वाले पार्ट होंगे। मतलब आप ये बोल सकते थे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप ये बोल सकते थे ये बाहर वाला मतलब ये वाला सब और ये वाला भी आपके पास जाएंगे, बस एस नहीं है वो वाला पार्ट। तो मैं यदि दोनों में और लगाना चाहूं, दोनों में और लगाना चाहूं तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। आप समझना क्या क्या पार्ट आ गया हमारा, क्या सम पार्ट आ गया बच्चों यहाँ पे कि हमारे पास ये वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी है, और पहले से तो ये था ही, ये वाला पार्ट ये था, और ये वाला पार्ट आपके पास बाहर वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये बाहर वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट भी है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। और लगाने से क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलेंगे कंप्लीट ये भी है, ये भी है, बाहर वाला पार्ट भी, बस ये नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं है। इस इतना स्टेटमेंट में ये वाला पार्ट में सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसका नेगेशन तो लगाना था ना आपको, नेगेशन लगाना था, तो आप ये बोलिए नेगेशन का मतलब क्या, कि हमारे पास क्या यूनिवर्सल में से आप जो शेडेड रीजन था आपका उसको हटा देंगे तो क्या बच रहा है, सिर्फ यही वाला पार्ट बच रहा है ना बच्चों। नेगेशन आपके पास यूनिवर्सल मतलब टोटल में से आपके पास जो शेडेड रीजन था उसको यदि हटा देंगे तो आपको बस यही वाला पार्ट बनने वाला है, ये वाला पार्ट। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एस इंटरसेक्शन आर। इंटरसेक्शन वर्ड में यहां बोल दिया। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब आपके पास कॉमन वाला पार्ट, एंड का मतलब भी तो वही होता है बच्चों। ठीक है, आप इस मेथड से कर सकते हैं। समझना इस चीजों को, आपको 2 बार में समझना है, 2 बार 3 बार इस चीजों को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं, देखिए बच्चों एक बार फिर से, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब एक वेन डायग्राम से आंसर बता देंगे किसी क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीका से। आपके पास मैं यहाँ पे बोला ये एस, देखिए ना एक बार, ये एस, एस कौन सा बच्चों, मैं अगेन वेन डायग्राम से फिर स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूं। समझना चीजों को, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास है एक वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है एस, ये हमारे पास है आर। सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूं। हमारे पास क्या है एस, एस, एस मतलब कौन सा बच्चों, आप देखिए एस मतलब कौन सा, ये कंप्लीट। ठीक है, यहां पे क्या है नोट आर। नोट आर मतलब आर वाला पार्ट नहीं है, बाहर वाला पार्ट। आर को छोड़ के, ये आर कंप्लीट पार्ट को छोड़ के बाकी बाहर वाला पार्ट।
तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो इस बात को, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा। बस सेट थ्योरी का कंसेप्ट है बच्चा, यहाँ कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला आपको, समझना। ये एस था और इसके बाहर वाला पार्ट, तो आप बोलेंगे ये वाला पार्ट सब कॉमन दोनों में आएगा, ओनली फॉर ये वाला पार्ट कॉमन आएगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं, इतना आप समझ पा रहे हैं चीजों को? ठीक है, ये पार्ट आपने बना लिया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एस नहीं है, ये कौन सा होगा? एस नहीं है, ये कौन सा होगा बच्चों बताइए? आप ये बोलेंगे एस नहीं है, इसका पार्ट आपके पास आ जाता है बच्चों यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाता है। एस नहीं है, ये वाला पार्ट आ जाता है, ये कंप्लीट होंगे इधर बाहर वाला पार्ट होगा, मतलब ऐसा कुछ, ठीक इस तरह का कुछ आएगा। और दोनों में मुझे क्या बोला यहाँ पे, और बोला है, और बोला, तो मतलब मुझे ये बताइए, ये भी पार्ट है, ये वाला पार्ट तो है, ये बाहर वाला पार्ट भी है, तो और का मतलब क्या, सबको मिला के लिख देना, सबको ऐड कर देना, सिंपल मतलब तो यही होता है। तो क्या आ गया यहाँ पे, आप बोलेंगे पूरा वेन डायग्राम का हर एक पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट को छोड़ के बच्चों, ये वाला पार्ट को छोड़ के सारे आ गए। ठीक है, जब ये वाला पार्ट को छोड़ के सारे आ गए, सिर्फ ये नहीं निकालना था मुझे, इसका तो नेगेशन निकालना था ना। और नेगेशन लगाने से क्या होता है कि हमारे पास टोटल जो था, टोटल हमारे पास यूनिवर्सल से में से मैं ये वाला पार्ट को तो हटा दूंगा ना, इसका मतलब जो शेडेड रीजन नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, एस इंटरसेक्शन आर या एस एंड आर बोलिए, ठीक है, तो यही तो हमारा आंसर होने वाला है। क्या मैं आपको ये बातें समझा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे बच्चों? तो ठीक है, आप यदि समझ गए तो इस चीजों को मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं कर रहा, आप चीजों को समझिएगा चीजों, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बात कर रहा था, ये वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, दोनों में और लगाना है तो टोटल हो जाएगा, और नेगेशंस लगाना है तो टोटल, मतलब टोटल में से ये जो सेटेड डिवीजन वाला पार्ट है उसको हटा देंगे, तो आपके पास ये जो आपके पास व्हाइट वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट आपका बच जाएगा। फाइनल आंसर तो ये पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने का मन करे लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ताकि आप कभी रिवीजन करें तो चीजें आप बेहतर वे में समझ पाए। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने एक बार यहाँ पे अगेन द बुलियन एक्सप्रेशंस, आपके पास ये कोई बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होता है बच्चों, बस अलजेब्रिक का एक टर्म है, आपको इस पे ज्यादा कुछ नहीं करना। इस तरह का एक्सप्रेशंस आपका ये बुलियन एक्सप्रेशंस होता है, और एंड करके लिखने वाला जो एक्सप्रेशंस जाता है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट के साथ कनेक्शंस होती है, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं, वही हमारा बुलियन एक्सप्रेशंस होता है। मैं इस पे ज्यादा कुछ अभी चर्चा करने वाला नहीं हूँ, मतलब ये चीज आप यदि चर्चा करेंगे तो इसका एक अलग ही कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स के एक अलग ही ब्रांच में चले जाएंगे आप चीजों को लेके। ठीक है, मुझे उतना कुछ मतलब रहा ही नहीं, सिंपली समझिए ये हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। जैसे चार ऑप्शन दिए हुए बच्चों, आपके पास पी और क्यू, आपके पास पी और नेगेशन ऑफ क्यू, इस तरह से देखिए चार ऑप्शन दिए हुए। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस 2016 में पूछा है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखिए ना, आपके पास पी भी है, आपके पास क्यू भी है, ऐसे दो स्टेटमेंट्स है। हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। अब बोलते हैं ट्रूथ टेबल बनाता हूं, ट्रूथ टेबल बनाने जाएंगे आगे, बना तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ट्रूथ टेबल लेंदी हो सकता है, मैं बोलता हूं हो सकता है। ठीक है, आपको ट्रूथ टेबल खुद से कंप्लीट करना है, तो मेथड 1 आप खुद लगाइए, एक बार प्रैक्टिस करिए चीजों का। ठीक है, मैं आपको सिंपलेस्ट अप्रोच बताता हूं ना, ट्रूथ टेबल से भी यदि कोई बढ़िया तरीका हो सकता है तो वो कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे बताने का। ट्रूथ टेबल तो आपको आता है, मैं आपको ये मान के चलता हूं कि आप ट्रूथ टेबल बना लेंगे, चार ऑप्शंस है, एक एक करके आप चेक कर लेंगे, आपका काम बन जाने वाला, कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, मैं जो सबसे बढ़िया तरीका इसका वो मेथड बताने वाला हूं। अब बोलेंगे कौन सा बढ़िया तरीका, कौन सा होता है, अभी बताया था, सबसे बढ़िया तरीका आपका होता है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम से यदि आप क्वेश्चंस को करने लग जाए तो फिर तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान होने जाने वाली है, मैथमेटिकल रीजनिंग फिर बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा इस बातों को। ठीक है, बस यहाँ पे समझना होता है कि वेन डायग्राम में लिखने लिखाने का कुछ ज्यादा काम है नहीं, बस आपको समझना होता है चीजें कौन सा है कौन सा नहीं है, बस कौन सा हमारा शेडेड होगा कौन सा नहीं होगा, इस चीजों पे फोकस करना होता है। बस एक वेन डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास ये एक स्टेटमेंट, पहले तो ये था और लगा, आपके पास क्यू लगा, उसके बाद फिर से और लगा, ये वाला पार्ट है। मैं एक इसको पार्ट में कर रहा हूँ, दो वेन डायग्राम मैं कंप्लीट करूंगा यहाँ पे। बच्चों समझिएगा, दो वेन डायग्राम कंप्लीट करूंगा। आपके पास फर्स्ट में क्या था यहाँ पे कि दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। मैं फर्स्ट में बात करा, फर्स्ट में मैं यहां पे उठाया कि पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है, और क्यू का फर्स्ट में ये, और सेकेंड पार्ट में यहां पे ले रहा हूं कि आपके पास नेगेशन पी
एंड क्यू का। देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। ये P, ये Q आपके लिए, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करता हूं ये वाला पार्ट पे। चलिए ये पार्ट में देखिए आप कि P एंड नेगेशन Q का मतलब क्या हुआ। P तो समझ में आया सर, नेगेशन Q का मतलब क्या हुआ, Q नहीं है, Q नहीं है और P में दोनों में कॉमन क्या होगा बच्चों, अभी तक में तो आप सीख लिए होंगे, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे बताओ P मतलब कंप्लीट P एंड है यहाँ पे नेगेशन Q मींस Q नहीं है, Q नहीं है मतलब Q के बाहर वाला पार्ट, तो दोनों में कॉमन लेना हो तो सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट बनेगा ना। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ये पार्ट बनेगा, ठीक है सर। यहाँ पे साथ में क्या है Q और लिखा हुआ, यहाँ पे एंड और है Q मतलब कंप्लीट ना, और का मतलब क्या होता है, जो भी होता है सबको ऐड कर दो, यही होता है बच्चों। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा यहाँ पे हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो मींस यहाँ पे ये देखा जाए कि हमने जो फर्स्ट वाला पार्ट उठाया P, आपके पास Q कंप्लीट पार्ट आ गया है, कंप्लीट पार्ट आ गया P और Q का, मतलब कंप्लीट पार्ट आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, P यूनियन Q या P यूनियन, यहाँ पे मत बोलो, यहाँ पे बोलो और P और Q, आप इसको बोल सकते थे ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि P और Q है। यहाँ पे देख लेते बच्चों, ये वाला जो पार्ट हमारे पास था, ये पार्ट हमारा क्या है, इस पार्ट में हम देखते हैं कि आपके पास है Q, पहली बात तो Q और नोट P, दोनों में एंड लगा हो, तो क्या बात करेंगे, ये वाला पार्ट बात करेंगे ना, यही पार्ट बात करेंगे बच्चों, बताइए मुझे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बात करेंगे। और दोनों में क्या है, यहाँ पे देखिए सिंबल क्या है, दोनों में और लगा हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में यहाँ पे और लगा देंगे आप, और लगा देंगे तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे P और Q था, मतलब ये कंप्लीट पार्ट था, यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट है, दोनों को मैं यदि ऐड भी कर दूं तो क्या हो जाने वाला हमारे पास, कंप्लीट वे में दोनों को ऐड कर देंगे तो P और Q ही तो होगा बच्चों हमारा। तो देखिए हमारा आंसर आ गया है, कौन सा आंसर, नंबर फर्स्ट। क्या ये सुपर फास्ट तरीका नहीं है सॉल्व करने के क्वेश्चंस को, कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, वेन डायग्राम से बढ़िया कोई मेथड बना ही नहीं है बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। और आपको लगता है कि ज्यादा दिक्कत है, चलो ट्रूथ टेबल मान लेते हो, ट्रूथ टेबल से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द स्टेटमेंट P, आपके पास यहाँ पे कंडीशनल Q कंडीशनल P एक इक्विवेलेंट हो, ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चंस BJE आपके पास 2008 में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपके पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया, ये बोलता है कि चार ऑप्शंस में से किसके इक्विवेलेंट है। आपको मैं बोला था जब भी कंडीशनल और बाय कंडीशनल हो, आप प्रेफर किस मेथड का करेंगे बच्चों, आप ट्रूथ टेबल मेथड का प्रेफर करेंगे। ट्रूथ टेबल मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि मतलब कंप्लीट करके ट्रूथ टेबल्स, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक एक ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशंस पे आता हूं, तो मैं ये बात करूंगा कि आपके पास है पहला P, ठीक है बच्चों, दूसरा आपके पास Q, यहां पे देखिए और क्या यूज हो सकता था, यहाँ पे P और Q भी है, P और Q भी है, P एंड Q भी है। चाहेंगे तो हम ऑप्शंस की तो चलो बाद भी कर लेंगे, ठीक है, इतना ही रहने देते। आप यहां पे मुझे बता दीजिए P कंडीशनल Q, बाय कंडीशनल नहीं, कंडीशनल Q की बात कर रहा हूं, एंड Q कंडीशनल P। यहां पे मैं ये सब, ठीक है, इधर से कुछ कुछ पार्ट लिखते जा रहा हूं, या आप डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पर फोकस करिए, उसके बाद ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़िएगा, ठीक है, वो भी चलता है बच्चों, ठीक। तो आप पहले तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी पे लेके चलें, ताकि आपको एक्चुअल वे में सही डायरेक्शंस में भी आपको काम करने को मिले, ठीक। P और Q ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस में, हमारे पास Q कंडीशनल आपके पास P, ठीक है। अगेन क्या था, P कंडीशनल Q कंडीशनल आपके पास P, ऐसा। ये फाइनल आपके पास जो स्टेटमेंट है ये है। आगे ऑप्शंस में हम देख लेंगे एक करके, जो भी हमारा होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहले इतना तो कंप्लीट कर लेते बच्चों, देखते क्या होता है। ये आपके पास ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है बच्चों, इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में, ठीक। ये आपके पास क्या, ट्रू, ये फॉल्स, ये क्या होता है बच्चों, ट्रू, ये क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। ये भी समझ में लगा सर। यहां बता दीजिए मुझे Q आपके पास क्या है, यहाँ पे कंडीशनल P,
क्यू कंडीशनल पे इधर से आपके पास यहाँ पे, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ पे दोनों ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स, फाइनल वाला कंक्लूजन देता है, फाइनल वाला कंक्लूजन देता है बच्चों। कंडीशनल में आप भूल गए होंगे कि मैं बता दूं आपको, फाइनल वाला कंक्लूजन देता है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, दोनों फॉल्स होने पे भी ट्रू मान लिया जाता है, बस इतना बात है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपने ऐसा कुछ टेबल बना लिया, बस फॉल्स कहां पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था। अब ये वाला पार्ट में अगेन पी के साथ कंडीशनल लगा देता हूं, पी और ये वाला पार्ट है, क्या होगा बच्चों, ट्रू। ये वाला पार्ट भी देखिए ट्रू, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और आपके पास फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू हो जाएगा। अब देखिए ये एक कमाल का रिजल्ट आ गया आपके सामने, ये क्या है, ऑल ट्रूज है। ऑल ट्रू मींस ये तो टोटोलॉजी था, इट मींस आपसे जो पूछा जा रहा था ये पार्ट टोटोलॉजी था बच्चों। आपको कभी ऐसा भी पूछा जा सकता था ये पार्ट आगे किसके इक्विवेलेंट है, आगे एक ऑप्शन टोटोलॉजी भी हो सकती थी, तो ठीक है आप टोटोलॉजी पर टिक कर देते, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इस तरह का आपके पास 4 ऑप्शन है, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये पार्ट आपके पास हो गया, टोटोलॉजी निकल गया है। अब मैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस में बात कर लूं पहले, तो मुझे यहाँ पे जरूरत हो जाएगा पी कंडीशनल क्यू का, ठीक है बच्चों। और अगला क्या था, पी कंडीशनल क्यू का, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ये दोनों ट्रू तो ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स तो क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू तो ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स तब भी ट्रू माना जाता है, सही बात है। ये पार्ट आपके पास आ गया। अब यहाँ पे अगेन पी के साथ इस पार्ट को हम लोग कंडीशनल लगाते हैं, ये ट्रू ट्रू तो ट्रू होता है, ये ट्रू फॉल्स तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे देखिए फॉल्स ट्रू तो चलो ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्या ये इक्वल आया, इसके टोटोलॉजी बना, ऑल ट्रूज है क्या यहाँ पे, तो नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको क्या पूछा यहाँ पे, पी और क्यू पहले, तो पहले ये निकाल लेता हूं, ये क्या हो जाता बच्चों, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स होता है, सही। पी के साथ कंडीशनल लगा देते, पी कंडीशनल आपके पास कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये पार्ट पी है और ये आपके पास ट्रू, तो ये ट्रू ट्रू है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पार्ट आपके पास क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे ट्रू बन रहे हैं बच्चों, ये सारे ट्रू हो गए, ये भी ट्रू हो गए, मतलब ये पार्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, सेकंड वाला ऑप्शन। अब बोलेंगे फिर थर्ड और फोर्थ चेक नहीं करो क्या, यदि एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, जेईई मेंस में सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते बच्चों, तो थर्ड और फोर्थ को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दिल की तसल्ली के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा कोई खास बात नहीं है, बट टाइम वेस्टेज होगा आपका, ठीक है। जहां पे ऑप्शंस में आपको आंसर मिल गया तो बस वहीं स्टॉप हो जाइए, आपका काम वहीं कंप्लीट हो गया है, तो यही हमारा हो गया। तो ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चंस भी आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, पहले आप इसको राइट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, ये जो दो स्टेटमेंट आपके पास, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, फॉल्सी है, एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट बच्चों बोलता है टोटोलॉजी है। आगे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं कि फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, बोथ रॉन्ग है, इस तरह का फर्स्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड। आप यदि एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है देखने को, ठीक है। आप बोलेंगे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछ रहे, 21 में भी क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 13 का है और 21 में थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे देंगे, 4 ऑप्शन बना देंगे, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट का तो नॉर्मल सा बात हो गया, फिर बच्चों कोई दिक्कत नहीं, करते हैं चीजों को समझते हैं कैसे करते हैं। आपके पास ये फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चों, मुझे ये बताइए फर्स्ट वाला पार्ट में आपके पास क्या है, और एंड देखो, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, बहुत सारे एंड है, ठीक है। नेगेशन वाला पार्ट भी है, इसके बारे में मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ तो कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल होगा इसके लिए। तो आप बोलेंगे और एंड का चिन्ह आता है ना आपके पास, तो वहां पे आप वेन डायग्राम लगाना बेहतर समझते हैं। आप मेथड तो कोई भी 3 में से कोई भी लगा लो, आपका क्वेश्चन हो जाने वाला, लेकिन ये वाला पार्ट के लिए वेन डायग्राम सबसे इजीएस्ट पार्ट होगा। मैं सबसे इजीएस्ट, सबसे मतलब आसान जो मेथड होता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे। एंड सेकंड वाला में मैं यदि बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल बाय कंडीशनल आया, तो ट्रूथ टेबल लगा लीजिए। जब आपके पास कंडीशनल बाय कंडीशनल यूज होगा 1 2 3 बार ऐसा, तो वहां पे आप
ट्रूथ टेबल बना के ही आपको क्वेश्चंस बेहतर वे में करने को मिलता है, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। चांसेस होता है कि यदि कुछ और करने जाए तो जल्दीबाजी में गलत हो जाए, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाए तो कोई खास दिक्कत होता नहीं है, कर सकते हैं। फिर भी देखता हूं मैं यहाँ पे, मान लीजिए स्टेटमेंट 1 के बारे में बात कर लिया। स्टेटमेंट 1 में आपके पास क्या है, कुछ इस तरह की बात है। तो हम लोग इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे मुझे बताओ। फर्स्ट वाला पार्ट के लिए मान लो कि ऐसा है कि आपके पास दो ही है, पी और क्यू, ये पी और ये क्यू। भाई अभी यहाँ पे बात कर रहा हूं ये वाला पार्ट के लिए, इसके लिए वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो। क्या होने वाला देखिए, क्या था, पी था, ठीक है। अब नोट क्यू, क्यू नहीं है, मतलब कौन सा बच्चों, ये क्यू वाला पार्ट नहीं है, कौन सा होने वाला। यदि क्यू नहीं है तो हम क्या बोलने वाले थे, ये वाला पार्ट हमारे पास ओनली फॉर कॉमन बनेंगे, ओनली फॉर ये पार्ट कॉमन बनेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैं ट्रूथ टेबल ये वेन डायग्राम बनाता हूं। अभी तो हम वेन डायग्राम मेथड से कर रहे हैं। तो आपके पास ये है P और ये है Q। यहां पे बोलेंगे कंप्लीट Q एंड नॉट P, क्या कॉमन होगा बच्चों। आप अगेन बोलेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट कॉमन होगा, ये वाला पार्ट कॉमन होगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो सिंबल यूज करा है ये किसका सिंबल है, आपके पास एंड का, एंड का। यहाँ पे एंड का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में आप कॉमन मुझे बताइए नहीं क्या है। अब बोलेंगे ये दोनों पार्ट में कॉमन कहां बन रहा है सर, कॉमन नहीं बन रहा है, मतलब ये तो फॉल्स हुआ ना, फॉल्स हुआ, किसी को तो फॉल्स ही बोलते हैं, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है बच्चों। बस इतना ही बात थी, तो आपको बस देखना है। तो ये तो फॉल्स है, यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट बन नहीं रहा, मतलब 5 मीन्स आप यहाँ पे कि आपके पास ये फॉल्स बोलिए कि फॉल्स मीन्स आपके पास क्या, फॉल्स ही हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स सी है, क्या ये सही बात है, सही तो निकाला आपने, तो यही तो चेक करके यहाँ पे बताया कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स होने वाला है, करेक्ट था फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके बच्चों। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकेंड पे देखिए स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 आपको यहाँ पे कंडीशनल बाय कंडीशनल दोनों यूज हो रहा है। तो मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि ट्रूथ टेबल बना के करिए, ठीक है। आप हो सकता है कि इस क्वेश्चंस को आप अलजेब्रा मेथड से करने चले गए होंगे, हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल में एक बार फिर से मेहनत करते बच्चों। आपको क्या सम यूज हो रहा है मुझे बताइए। P, यहां पे देखिए Q, नेगेशन P, नेगेशन Q, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या, P कंडीशनल Q, अगेन नेगेशन Q, कंडीशनल नेगेशन P, एंड फाइनल स्टेटमेंट ये एंड ये में बाय कंडीशनल लगा हुआ बच्चों। ये P कंडीशनल Q यहां पे है, फाइनली बाय कंडीशनल नेगेशन Q, कंडीशनल नेगेशन P, ठीक है। कुछ इस तरह का देख लेते क्या होता है, ऐसा कुछ, ठीक है बच्चों। ये टेबल कैसे कंप्लीट करें समझ पाए। अब देखिए आगे मैं क्या सम लिखता हूं यहाँ पे, ये आपके पास 2, ये 2, ये फॉल्स, ये फॉल्स, यही होता है ना बच्चों। ये दो ट्रू दो फॉल्स, यहां पे क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। यहां बता दो दोनों ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो ये फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू तो ट्रू, ये भी ट्रू होता है, ठीक है बच्चों। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में लगा। आगे देखते हैं यहां पे आपके पास नेगेशन Q, कंडीशनल नेगेशन P दिया हुआ, क्योंकि यहां पे देखिए ना क्या यूज हो रहा है, नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। मैं इसके बारे में बात करता हूं, इट मींस आप यहां से यहां पे आ रहे हैं, नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P, ये दोनों फॉल्स है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डिसाइड करने वाला है। ये आपके पास क्या ट्रू, ये क्या ट्रू, ऐसा हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने निकाल लिया। अब मुझे बताइए कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों में बाय कंडीशनल, यहां देखिए क्या लगाना बच्चों, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल मतलब आपको बताया था दोनों पे यदि सेम रिजल्ट होता है तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स माना जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है बच्चों, यहां पे दोनों पे ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। ये दोनों पे फॉल्स है तब भी ट्रू हो जाएगा, दोनों पे ट्रू है तब भी ट्रू, ये दोनों पे ट्रू है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। ये देखिए ये क्या आ गया बच्चों, सारे ट्रू आ गए। और जब किसी भी कॉलम के सारे ट्रू आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं टोटोलॉजी। यहाँ क्या यही था क्या, बिल्कुल यही था। इट मींस स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी, ये आपके पास टोटोलॉजी हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट था, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट था।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा कंफ्यूजिंग वाला रहता है बच्चों कि आपको ये पूछा जाता है कि सेकंड जो आप आंसर निकाले हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वाला दे रहा है। आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाले से कोई मतलब है यहाँ पे क्या? नहीं, ये फर्स्ट वाला अलग एक स्टेटमेंट था, आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट था, सेकंड वाला अलग था, दोनों में कहां लिंक है कोई? तो मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये वाला इसका एक्सप्लेनेशन है, ये वाला इसका एक्सप्लेनेशन, ऐसा तो कुछ बात नहीं कर सकते। आप एक्चुअल ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में लग जाएगा। इट मींस यहाँ पर बस इतना समझिए कि दोनों हमारा ट्रू है। ये वाला जो ऑप्शन होगा मैं उसको टिक करके आऊंगा, हमारा फाइनल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पे क्या बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप ये स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि आपके पास फर्स्ट में बोला पी क्यू और आर है, ऐसा है। फर्स्ट में पी क्या है, सुमन इज ब्रिलियंट, सुमन इज रिच एंड सुमन इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ बात बोल दिया यहाँ पे। यहाँ देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। आपके पास एक स्टेटमेंट दिया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिया है, चीजों को समझिएगा कि यहां से बोला है कि सुमन इज ब्रिलियंट, ठीक है, एंड डिसऑनेस्ट इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच। आपके पास पहली बात तो यहां तक कोई एक स्टेटमेंट है, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो चीजों को समझते बच्चों, आप यहां पे देखेंगे इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल तो आने वाला है, ये बात सही है। आपके पास यहाँ पे एंड वाला बात भी है, ठीक है, ये भी आने वाला है। और आपके पास ब्रिलियंट में कौन सा पी था, आपके पास रिच में क्यू था, और ऑनेस्ट वाला पार्ट में आर था। तो डिसऑनेस्ट आपके पास के नेगेशन ऑफ आर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे ये बताओ, मुझे निकालना क्या था, नेगेशन निकालना था। पहले ये स्टेटमेंट लिखता हूं, सुमन इज ब्रिलियंट, ये कौन सा है, सुमन इज ब्रिलियंट पी, ठीक है बच्चों। एंड यहां पे देखिए एंड यहां पे क्या है, डिसऑनेस्ट, आप क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ आर, ठीक है, कुछ ऐसा, ये पार्ट आपने लिया। ओके बच्चों, अब मुझे ये बताओ, इतना के बाद आगे बोला इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल। मैं अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट वे में लगा रहा हूं, ठीक है। बाय कंडीशनल सुमन इज रिच, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कुछ इस तरह का बच्चों। आपके पास कुछ इस तरह का पार्ट, मुझे ये बताइए, आप यहां पे ऐसा लिखा तो मुझे इस फॉर्मेट में एडजेक्ट वे में ऐसा ही आंसर यहां पे ऑप्शंस में है, या मतलब मैं नेगेशंस को मल्टीप्लाई करके लिखूं बच्चों। तो आप ये बोलने वाले, यहाँ पे जो हमारे पास था ये जो ब्रैकेट है, ये इस ब्रैकेट को आप ऐसा ही स्मॉल ब्रैकेट जैसा ही समझिए, मतलब या कर्ली ब्रैकेट आपके पास ये नेगेशन ओवरऑल का लगा हुआ था। तो क्या लगता है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन को ध्यान से देखने पे ये फील होता है कि आपके पास ये और ये तो सेम ही था। हमारे पास यहाँ पे बाय कंडीशनल है बच्चों, बाय कंडीशनल में ए बाय कंडीशनल बी हो या बी बाय कंडीशनल ए हो, एक ही बात तो है। यहाँ पे तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। इट मीन्स मैं ये बोलता हूं कि नेगेशन ऑफ बच्चों आपके पास ये क्यू बाय कंडीशनल ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ आर भी तो लिख सकते हैं आप, ऐसा भी तो लिख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग तो आपका पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको चीजों को एक बार समझना था, एक बार यहाँ पे लिखते, देखिए कितना फास्टली आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है। अब एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंट्रा पॉजिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंट्रा पॉजिटिव में जो जेईई मेंस 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है, मैं सबसे पहले वो दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 जेईई मेंस 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा है, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। आपके पास एक स्टेटमेंट है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट मुझे बताना है। सबसे पहले मैं कंट्रा पॉजिटिव के मतलब समझ लेता हूं। कंट्रा पॉजिटिव का मतलब हमारे पास होता है, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ हमारे पास कंडीशनल मतलब P इंप्लाइज Q का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। बच्चों उल्टा हो जाता है, आपके पास P कंडीशनल Q तो Q कंडीशनल P सबसे पहले बोलेंगे और नेगेशंस लग जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे कि दो आपके पास स्टेटमेंट है, ये है P, आपके पास ये वाला पार्ट आपके पास क्या Q, ठीक है बच्चों। तो मैं इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो आपके पास इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे इसमें बताइए। आप ये बोलेंगे सबसे पहले मैं नॉट क्यू लिखूंगा, तो नॉट क्यू आपके पास क्या हो जाने वाला, तो आपके पास ये वाला पार्ट यू विल अर्न मनी, तो आप क्या लिखने वाले, इसका जस्ट निगेटिव क्या होगा, यू विल अर्न मनी को आप क्या बोलने वाले बच्चों, यू विल नॉट अर्न मनी, यू विल
नॉट अर्न मनी, ये आपके पास इसका नेगेशन हो गया। आपके पास क्यों में क्या था, यू विल अर्न मनी, यहां पे यू विल नॉट अर्न मनी, ये सबसे पहले लिखा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इफ आप लगा दीजिए, इफ यू विल नॉट अर्न मनी देन क्या लिखने वाले बच्चों, ये जो पी है इसका नेगेशन, आपके पास यू विल वर्क, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका जस्ट नेगेशन, यू विल नॉट वर्क, यू विल नॉट वर्क, यू विल नॉट वर्क हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपके पास यहां से यहां तक आपके पास ये जो एक स्टेटमेंट बना, इस स्टेटमेंट का ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर से समझिए, स्टार्टिंग का पार्ट क्या था पी, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या क्यू है, यहाँ पे इफ और देन है, मतलब कंडीशनल की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, इसमें इस स्टेटमेंट के कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या है कि हम लोग पी कंडीशनल क्यू को लिखते हैं, नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी, मतलब ये वाला पार्ट यहां और ये वाला पार्ट यहां आने वाला, लेकिन इसमें भी नेगेशन लग जाएंगे और इसमें भी नेगेशन लग जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे यू विल अर्न मनी, यू विल नॉट अर्न मनी, ठीक है, उल्टा हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नोट लगा दिया सिंपली। देन यू विल नॉट वर्क, यहाँ पे यू विल वर्क था, यू विल नॉट वर्क हो जाएगा। तो आपके पास यही आपके पास क्या है, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे इसके बाद चार ऑप्शंस थे, हाँ बिल्कुल चार ऑप्शंस होते हैं, और उस ऑप्शन में से ये वाला जो सेंटेंस है जिसको मैच कर रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई आपके पास स्टेटमेंट है, इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बताने के लिए आपको यहाँ पे मैं सिखाया। एक और क्वेश्चन देखिए 21 में ही पूछा ये अनदर सेक्शन में, तो यहाँ पे बात कर लेता हूं, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, बोला है इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल कैच द ट्रेन। ठीक है, कुछ इस तरह से बात बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग वाला जो पार्ट हमारे पास ये क्या, मान लीजिए पी, और यहाँ पे देन आई विल कैच द ट्रेन, ये पार्ट हमारे पास क्या है, क्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाऊंगा। ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसा होगा, तो आप ये बोलने वाले सबसे पहले क्यू लिखेंगे, बाद में हम पी लिखने वाले, लेकिन ये जो क्यू इसका तो नेगेशन होगा, पी का भी नेगेशन पार्ट होने वाला बच्चों। ठीक है, मैं यदि इसका नेगेशन बात करूं तो क्या लिखेंगे आप बताइए मुझे, आप लिखेंगे इफ I will not catch the train then I reach the station in time था। तो यहां पे क्या बोलने वाले बच्चों, I will catch the train, क्या बोले यहां पे, I will not catch the train then I do not reach the, I डू नॉट, आपके पास क्या था, रीच द स्टेशन इन टाइम। ओके बच्चों, ये पार्ट आपके पास, तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या कि फर्स्ट वाला जो आपने लिखा ये क्या है, नेगेशन क्यू, देन इधर वाला पार्ट क्या है, नेगेशन ऑफ पी का बात हो जाती है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट आपके पास नेगेशन क्यू, देन आपके पास नेगेशन पी की बात हो जाती है। बस इस बात को याद रखिएगा, आपके पास क्या कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी कंडीशनल क्यू मींस आपके पास क्या होता है, नेगेशन क्यू मींस आपके पास नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, ये बात हो जाती है, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी का बात हो जाता है बच्चों। बस इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए और उसका जस्ट निगेटिव वाला सेंस लगा दीजिए, तो थोड़ा इंग्लिश का भी यहाँ पे जरूरत हो जाता है कि किस तरह से हम लिखते हैं सेंटेंस को, अच्छे से आप करेक्ट करके लिखने की कोशिश करेंगे, उसी में से आपको एक ऑप्शन मैच कर जाने वाला बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, आप देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना 30 सेकेंड, मतलब मान लीजिए 1 मिनट भी लगता है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए आप 1 मिनट दे रहे हैं, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि मतलब जेई में बहुत ही आप अच्छे स्कोर करने वाले बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% डेफिनेट आता ही आता है और आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और वो भी बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे, बिना कोई कैलकुलेशंस का, कोई ज्यादा दिमाग खराब किए आप कर पाएंगे, आपका टाइम भी सेव होगा और 4 नंबर भी आपका फिक्स होने वाला है यहाँ से बच्चों, गलत होने का कोई सवाल होता ही नहीं है यहाँ पे। तो चीजों को आप देखिए, लास्ट तक आप बने रहिए, बहुत सारा यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको चीजें समझ में लगेगी। और देखते हैं कि आपके पास 20 में क्वेश्चंस भी पूछा है कंट्रा पॉजिटिव से, 19 में भी पूछा, वो कैसा स्टेटमेंट है बच्चों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वो क्वेश्चंस भी आपके सामने लाता हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों,
यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन में कंट्रा पॉजिटिव का लेके आया हूं। ये कंट्रा पॉजिटिव वाला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास इफ ए फंक्शन एफ, आपके पास क्या बोला, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए, आपके पास स्टार्टिंग में इस तरह से बात बोला, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट ए, ऐसा कुछ बोल रखा है। ठीक है, इट मींस आपके पास ये पी वाला और उसके बाद आपके पास जो स्टेटमेंट वो वाला पार्ट क्या था, क्यू था। तो आप मुझे बताइए इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा। आप ये बोलेंगे नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी होने वाला। तो पहले मैं यही लिखूंगा, इफ ए फंक्शन एफ इज नॉट ए कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये आपके पास क्या हो गया, नेगेशन ऑफ क्यू हो गया, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये नेगेशन पी हो गया। यही तो हमें करना था, सिंपल सा क्वेश्चन होता हमारा। ये देखिए जेईई मेंस 20 में पूछे। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, बस आपको समझना होता है कि कंट्रा पॉजिटिव का मीनिंग क्या है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी कंडीशनल क्यू, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी कंडीशनल क्यू, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी कंडीशनल क्या होता है बच्चों, नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी होता है। तो ये बात अब बस आप दिमाग में रखिए, इतना से ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 20 में, ये भी क्वेश्चन पूछा बच्चों। ठीक है, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है हमारा, फॉर एन इंटीजर एन इफ एन स्क्वायर एन क्यू माइनस 1 इज इवन, इतना बात बोला पहले, देन एन इज ऑड, आपके पास फर्स्ट ये, सेकंड ये बात बोला। आप क्या बात करोगे, इसको पहले लेके आओगे और ये वाला पार्ट को बाद में, या इसका नेगेशन लगाएंगे तो एन इज ऑड का नेगेशन क्या हो जाएगा, एन इज इवन। तो यहां पर देखिए फॉर एन इंटीजर एन, स्टार्टिंग में तो ये लिख दीजिए, इफ एन इज इवन देन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड हो जाएगा। देखिए बस इतना ही तो बात करना था। ये बस सही से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखने का तरीका आपको बस पता होना चाहिए किस तरह से इसको लिखा जाता है, और थोड़ा सा सेंटेंस को भी आप थोड़ा मैनेज करके अच्छे से लिखिए, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है इस चीजों से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास 19 में क्वेश्चन पूछा बच्चों, आपके पास जेईई मेंस 19 में क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे है, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ बात कर रहा है। फर्स्ट में आपके पास क्या बोला यहाँ पे कि ये आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है पी, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, ठीक है, पी ए, देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा बात बोला। आप ये तो क्यों है, आप क्या बोलोगे, सबसे पहले नॉट क्यों आने वाला, तो नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया, कुछ ऐसा बात हो जाएगा बच्चों। तो बहुत ही आसानी से आप इस चीजों को बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक बार लिटरली आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, एक बार नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर बीएस के वाले क्वेश्चंस ही आपके मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि मतलब कोई क्वेश्चंस ही रिपीट हो, या डायरेक्ट वे में नहीं रिपीट होता तो हमें थोड़ा सा मतलब डाटा को चेंज करके कंसेप्ट तो वही रहने वाला। यहाँ पे आप किसी भी तरीके का कोई भी सेंटेंस लेके आ जाइए, उसका कंट्रा पॉजिटिव बोलता है, तो अब तो आप यदि मीनिंग समझ गया करते कैसे हैं तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जरूरी नहीं यही वाला क्वेश्चन हमें फिर से पूछे, कुछ नया सेंटेंस भी हमारे सामने रखता है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी बात करता है, उसका कंट्रा पॉजिटिव पूछा जाता है, क्या नहीं बता पाएंगे बच्चों, बता देंगे, बहुत आसानी तरीके से बता देंगे। बस बात क्या होती है, कंट्रा पॉजिटिव कोई भी आपके पास कंडीशनल मतलब पहले तो उल्टा कर दीजिए, उसके बाद उसको नेगेशंस लगा दीजिए, बस इतना ही बात होता है। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द बूलियन एक्सप्रेशंस। आपके पास ये पार्ट है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट होने वाला बच्चों। तो आप ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए पहली बात तो 4 ऑप्शंस में सब जगह हमारे पास कंडीशनल की बात बोला है, कंडीशनल बोला है, तो आप तो ये बोल सकते थे ट्रूथ टेबल, आपके लिए एक मेथड तो है ही, ट्रूथ टेबल से आप कर सकते हो क्या बच्चों, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, ट्रूथ टेबल आप कंप्लीट कर लेना। मैं इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड लगाता हूं, यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड लगाता हूं, लॉज जो था हमारे पास एल्जेब्रा को, उस मेथड से बात करते बच्चों, समझिएगा चीजों को। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बता दो कि एक जो सबसे मेन बात है कि सबसे मेन बात आपके पास क्या, पी कंडीशनल क्यू, ये क्या होता है, पी कंडीशनल क्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू होता है बच्चों, बस इतना बात आपको पता होना चाहिए था, यहाँ पे आपका हो जाएगा, बस यही आपको आना चाहिए था, इतना से ही आप काम कर पाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यदि हमारे पास ये पार्ट याद है, ये हमें याद है, तो इसके बेसिस पे देखिए आप चारों ऑप्शंस एक एक करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये किसकी इक्विवेलेंट होगा आप बता देंगे। कैसे बताएंगे, देखिए मेरे साथ आप चलिए, यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शंस में मैं चेक करता हूँ,
नंबर 1 ऑप्शन बच्चों क्या है, ये वाला पार्ट है आपके पास क्या, नेगेशन ऑफ यहाँ पे क्यू, ये क्यू आपके पास कंडीशनल पी वाला पार्ट है। ठीक, अब एक और बात, ये आपको आता है, मुझे इसका नेगेशंस भी बता दो बच्चों, ये वाला पार्ट का नेगेशंस कितना हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू कितना होता है आपको बताया था मैं। क्या करेंगे, इस पार्ट के बदले में अब ये वाला लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों, बस इतना ही तो बात है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू ऐसा कुछ लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि ये तो मैं इसके बारे में चेक कर रहा था, मुझे यहीं पे एग्जैक्ट रिजल्ट यही आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आने का मतलब ये किसकी इक्विवेलेंट था बच्चों, ये वाला पार्ट, मतलब हम जब यहाँ पे बात कर रहे थे इसके नेगेशंस के, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली स्टेटमेंट ही था, ये डायरेक्ट वे में आपको ये तो कंसेप्ट ही होता है बच्चों कि आपके पास कि कोई कंडीशनल की बात होती है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, और उसमें जब नेगेशंस लगाते हैं तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो आपको यदि याद है चीजें तो ये वाला पार्ट देखिए सेम है, इस ये कहां से आता था, ऐसे करने से आता था। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको टिक करना चाहिए बच्चों, यदि आपको थियोरी वाला जो पार्ट में पढ़ा है उसको यदि आप अच्छे से करा होगा तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा, या याद नहीं है तो सब कैसे करते, एक एक करके ऑप्शन चेक करते, आप वहां से निकाल ही लेते। जैसे मान लो ये हम चौथा ऑप्शन सी चेक करा, ऑप्शन नंबर 4 पहले चेक कर लिया, क्या था, नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू। नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू क्या होती है, अब आपको पता है कि पी कंडीशनल क्यू क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू। ठीक है बच्चों, नेगेशन पी और क्यू, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखो। अब यहाँ पे ये नेगेशन मल्टीप्लाई होगा तो ये पी हो जाएगा, यहाँ पे और था एंड हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपके पास क्या, एंड आपके पास नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। तो आपके पास आंसर तो आ गया, क्वेश्चन को कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शंस को भी चेक कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, ऐसे तो टाइम वेस्टेज है, कंप्लीट वे में टाइम वेस्टेज आपका, आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि चेक करते हैं तो कैसे करते हैं आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस का आंसर आ जाना ये मेन बात नहीं है, हमें एक कंसेप्ट को समझना भी जरूरी होता है। तो समझते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट क्या था बच्चों, यहाँ पे देखिए नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, नेगेशन ऑफ, मुझे इसके बारे में बताइए, जब ये वाला पार्ट ऐसा था तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले नेगेशन ऑफ आप क्या लिखने वाले, क्यू, और आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला, पी होने वाला है। ठीक है, ये बात समझ पाए, यहाँ पे देखिए पी कंडीशनल क्यू है तो नेगेशन पी और क्यू हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास क्यू है तो नॉट क्यू और पी हो जाएगा। ये नेगेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। क्या ये था यहाँ पे, क्या नहीं, ऐसा नहीं है सर, चेंजेज है, तो क्या फर्स्ट होता, नहीं फर्स्ट नहीं होता। ठीक है, चेक कर लिया, दिल के तसल्ली के लिए आप ऐसा बात कर सकते हैं। नंबर 2 में बोलो कि नंबर 2 में आपके पास ये वाला पार्ट था, यहाँ कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे बच्चों, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट किसके इक्वल होता है, देखिएगा ये पार्ट किसके इक्वल होता है, तो आप मुझे यहाँ बताओ ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सबसे मेन बात है। यहाँ पे बस एक ही बात तो थी कि जो आपको याद रखना था, ये वाला पार्ट, बाकी तो आप निकाल ही लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट, तो मुझे बताइए फर्स्ट वाला में नेगेशंस लगता तो ये तो पी हो जाएगा और लगाऊंगा, और सेकेंड वाला पार्ट एज इट इज रहने दीजिए। क्या ऐसा है यहाँ पे, नहीं सर, यहाँ पे एंड था, यहाँ और आया, तो सेकेंड वाला भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप थर्ड वाला भी चेक कर लीजिए, और फोर्थ वाला तो आपको यहाँ पे मैं बता ही दिया था। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी और आपके पास आर, यहाँ पे कंडीशनल क्यू और आर आपके पास इस तरह से कुछ गिवन है। अब यहाँ पे मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, मैं ऑप्शंस नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, आप ऑप्शंस मैच कर लेना। ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं इसका नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये पार्ट का नेगेशन स्टेटमेंट निकालता हूं। आप ये बोल सकते थे कि एक कंडीशन तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हो गया कि मैं डायरेक्टली ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, उसके बेसिस पे हम बता देंगे कि हमारे पास इसका नेगेशन एक्चुअल वे में क्या आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला, उसके बाद 4 ऑप्शंस में हम मैच कर लेंगे। एक मेथड ये हो सकता था कि इसको अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते बच्चों। क्या आप ट्रूथ टेबल से खुद कंप्लीट कर लोगे, इतना तो मुझे पता है कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पी भी है, यहाँ पे देखिए क्यू भी है, आर भी है, थोड़ा सा ट्रूथ टेबल लेंथी होगा बट कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। यदि आप ट्रूथ टेबल से कर लेते हैं तो मैं आपको यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड, जो कि बेस्ट मेथड होगा यहाँ पे, वो मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, अभी भी मैं पढ़ा कि यदि हमारा पी कंडीशनल क्यू होता है
तो मुझे क्या लिखना होता है, पी कंडीशनल, यहाँ क्यों मत लिखिए, डायरेक्टली मैं कुछ और नाम ले लेता हूं बच्चों, ए कंडीशनल ऑफ बी। बताइए ये क्या होता है, आप ये बोलते हैं कि आपके पास यहाँ पे नेगेशंस और यहाँ पे क्या होता है, ये एज इट इज, कुछ इस तरह से बात लिखते हैं बच्चों। ठीक है, मुझे बताइए इसका नेगेशंस की यदि बात करना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसा कुछ लिखेंगे, ये वाला पार्ट का नेगेशंस का मतलब नेगेशन ऑफ, नेगेशन ए और आपके पास बी है, ये क्या हो जाता है बच्चों, ए एंड नेगेशन ऑफ बी हो जाता है। सही है, आप ऐसा लिख लेते हो। मुझे यहाँ पे यही समझिए कि ये वाला पार्ट हमारा क्या था, ए था, और ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, बी है। तो ए आपके पास कंडीशनल ऑफ बी, उसमें नेगेशंस लगा दिया गया, मतलब फाइनली आप यहाँ पे पहुंच गए। ए आपके पास कंडीशनल ऑफ बी, इसमें नेगेशंस लगा दिया, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रही है, कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रही है। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ए क्या था आपके पास, अब ए की जगह पे रखता हूं मैं P और आपके पास R है बच्चों, देखिएगा P और R है आपके पास, ठीक है, एंड आपके पास यहाँ पे एंड ये वाला पार्ट B है, इसमें नेगेशंस लगा हुआ है, नेगेशन ऑफ Q और R, कुछ इस तरह का पार्ट बच्चों, देखिएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, P और R को चलो रहने दिया, एंड यहाँ पे ये भी रहने दिया, यहाँ पे नेगेशंस लगा दिया, क्या बोलेंगे, नेगेशन Q आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, और है तो एंड आ जाएगा, नेगेशन ऑफ R हो जाएगा बच्चों, कुछ इस तरह का। आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड है, इस चीजों को अच्छे से अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं चीजों को देखिएगा, मैं यहाँ पे बोलता हूं सबसे पहले कि यही पार्ट जो आपके पास था इक्वल P, आपके पास R है, यहाँ पे एंड नेगेशन ऑफ R, पहले मैं ये R वाला पार्ट को लेकर आ गया, फिर आपके पास एंड नेगेशन ऑफ Q वाला पार्ट रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है ऐसा। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, ये जो पार्ट है ये क्या है, बस यहाँ पे समझना है बच्चों, बस ये पार्ट आप यदि समझ गए तो मतलब आपका आंसर, इसके बाद डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे, कोई दिक्कत आने वाला ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत बच्चों नहीं आने वाला है। मुझे बस ये बताइए कि ये पार्ट क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। आपको यदि ऐसे दिक्कत लगती है तो साइड में एक वेन डायग्राम बना लीजिए। आप बोलेंगे दोनों मेथड लगा देते एक ही क्वेश्चन में, क्या समझने के लिए कर सकते, कोई खास दिक्कत नहीं। यदि आप इसको डायरेक्टली आप समझ पा रहे हैं इतना वाला पार्ट क्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं समझ रहे तो थोड़ा वेन डायग्राम से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिएगा, आपके पास क्या था, एक P है और एक आपके पास यहाँ पे R है, ठीक है सर, समझ में आया। P और R तो समझ में आता है कि कंप्लीट वाला पार्ट P और R है, साथ में एंड है, साथ में एंड क्या बच्चों, यहाँ पे आपके पास नोट R का बात बोला है, नोट R का बात बोला है। तो मुझे यहाँ पे ये बताइए कि मैं इसके बदले में क्या लिखूं। यहाँ पे P और R तो समझ में आया, P और R तो मुझे समझ में लगा, P और R मतलब ये टोटल वाला पार्ट है, ये टोटल वाला पार्ट है बच्चों। यहाँ पे नोट R का मतलब कि R नहीं है, इसके बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। तो कॉमन क्या होने वाला है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कॉमन बोलने वाले, यहाँ पे आप ये बोलने वाले P आपके पास एंड नेगेशन ऑफ R ही तो बात करेंगे बच्चों, P एंड नेगेशन ऑफ R ही तो बोल पाओगे, आपके पास यही तो होने वाला है, इसमें जो कॉमन आ जाए बस वही हमारा होने वाला था। अब समझिएगा चीजों को, मैं फिर से बात कर रहा हूं, P और R तो ये दोनों मिला के कंप्लीट है, सही है। नोट R का मतलब R के बाहर वाला पार्ट, आप समझना बाहर वाला पार्ट आपके पास, ठीक है, उस दोनों में कॉमन, उस दोनों में कॉमन क्या होगा, आप दोनों में कॉमन का मतलब ये बोल देंगे P और नेगेशन ऑफ R में जो कॉमन होगा वही पार्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। नहीं समझ पाए आप, यहाँ पे इस चीजों को ऐसे भी बोल सकते थे, P और R मतलब कंप्लीट वाला पार्ट, मैं यहाँ पे लिखा भी दूं, ये कंप्लीट वाला पार्ट बच्चों, कंप्लीट पार्ट आपके पास P और R है, एंड नोट आपके पास R का मतलब कि R से बाहर वाला पार्ट, R से बाहर वाला पार्ट का मतलब आपके पास क्या, R से बाहर वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट्स बच्चों, ये वाला पार्ट्स बच्चों, ठीक है। इस दोनों में यहाँ पे क्या लगा हुआ, एंड लगा हुआ है, तो मैं क्या बात कर लूंगा, ये वाला पार्ट तो ठीक है, समझ में आया। दोनों में कॉमन क्या हो जाने वाला था, हमारे पास यही वाला पार्ट तो कॉमन हो जाने वाला था बच्चों। इसके बाहर वाला पार्ट देख लीजिए आप, बाहर वाला पार्ट तो कुछ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड साथ में यहाँ पे क्या है कि आपके पास एंड नॉट क्यू ऐसा लिख सकते थे, या आप इसको फिर से आप चाहो तो ऐसा लिख लो कि ये वाला पार्ट को ही पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इसको बाद में लिख लीजिए, तो आप ऐसा बोल सकते थे। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे चीजों को, वेन डायग्राम थोड़ा सा कोशिश करिए समझने का, चीजों को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिएगा। सेट में जैसे हम यूनियन इंटरसेक्शन को लेके सोचते वही सेम टू सेम कंसेप्ट और एंड वाला कंसेप्ट होता है बच्चों। यदि आप उस कंसेप्ट को लगा के क्वेश्चंस को करने जाएंगे आप बेहतर वे में समझ भी पाएंगे और कम टाइम में आपको फाइनल आंसर भी निकल के आ जाता है।
ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट करेंगे। इस क्वेश्चन का एक और मेथड जो था मैं आपको पहले बता दिया कि एक और मेथड क्या है, हमारा ट्रूथ टेबल वाला मेथड है। आप उस मेथड से आप कर लीजिए। मैं आपको एक यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड बताया, लॉज लगा के बात करने की कोशिश करा, तो वेन डायग्राम का यूज करके फाइनल आंसर तक पहुंचने की कोशिश करा है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि फॉर एनी टू स्टेटमेंट P एंड Q द नेगेशन ऑफ द, आपके पास ये कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसका नेगेशन आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारा ये होगा कि ट्रूथ टेबल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड सिखाने वाला, वो थोड़ा सा देखिए। आपके पास ये वाला जो पार्ट है, क्या है यहाँ पे कि आपके पास P और नेगेशन P एंड Q ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है बच्चों, मैं पहले नेगेशंस नहीं लगा रहा, बाद में नेगेशंस लगा लूंगा। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आप इसको एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक करेंगे। तो यदि इसको आप ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, P और नेगेशन P, ठीक है, एंड P और आपके पास Q, कुछ इस तरह का बात है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये P आपके पास और नेगेशन P, ये क्या होता है, ये तो ट्रू होता है। आपके पास P है और नॉट P है, दोनों में यूनियन लेना पड़ेगा तो टोटल हो जाएगा, मतलब ठीक है, ये तो सही बात है, ट्रू होगा। एंड आपके पास यहाँ पे क्या था बच्चों, P और Q। अब मुझे बताइए इस दोनों में यदि मैं और की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, P और Q ही तो होगा ना बच्चों, ये पार्ट आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे इसका नेगेशन पूछा तो ये फाइनल स्टेटमेंट का, तो मैं इसमें नेगेशन लगा दूंगा, तो आपके पास P और Q हो जाएगा। तो क्या बात करेंगे बच्चों, नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q बात करेंगे। आपके पास यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शंस में ऐसा बात है वही हमारा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बुलियन एक्सप्रेशंस। आपके सामने एक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है बच्चों। ये बोलता है इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होंगे, ऐसे चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, यहाँ पे मुझे चूज करना है। तो आप ये बोलोगे कि इस क्वेश्चन को भी आप ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ट्रूथ टेबल से बच्चों। कुछ नहीं समझ में आए, ट्रूथ टेबल तो लगा ही देंगे, ठीक है। एक तो तरीका वो होता है। दूसरा जो तरीका यहाँ पे होता है वो तरीका आप अलजेब्रिक वाला तरीका भी बात कर सकते थे, और तीसरा जो तरीका था वो वेन डायग्राम वाला तरीका था। तो वेन डायग्राम मेथड सबसे आसान होता है। आपको यहाँ पे देखिए और एंड का चीज है, हम वेन डायग्राम से इजीली वे में कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तीन मेथड है, आप तीनों मेथड से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। सबसे इजीएस्ट मेथड वेन डायग्राम मेथड होता है, ठीक है। आपको यदि वेन डायग्राम में नहीं कंफर्ट है तो अभी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको थोड़ा बेहतर वे में समझ में लग जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बात कर लेते हैं इसका वेन डायग्राम कैसा होगा। मुझे ये बताओ कि यदि मैं वेन डायग्राम, इसको दो पार्ट में वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट जो हमारे पास है, एक में भी हो जाए तो ठीक है, एक में ही कर लेंगे। आपके पास ये P है, ये हमारे पास Q है, ठीक है। ये हमारा P, ये Q, ऐसा दो स्टेटमेंट है। इसका नेगेशंस कौन सा पार्ट बच्चों, इसका नेगेशंस मतलब P और Q तो आपको समझ में आता है कि ये कंप्लीट पार्ट है। इसका नेगेशंस का मतलब ये बाहर वाला रीजन बच्चों, ये बाहर वाला रीजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बाहर वाला रीजन के बारे में बोला, मतलब जो पार्ट नहीं होगा वही तो हमारे पास यहाँ पे नेगेशंस का मतलब जस्ट ये दोनों पहले था P और Q, नेगेशन लग जाने का मतलब ये दोनों नहीं है, मतलब इसके बाहर वाला रीजन है। सही है, ये भी समझ में लगा। मैं इसके लिए एक वेन डायग्राम चलो अलग से बना लेता हूं, ऐसे तो एक में दिखा सकते थे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अलग से ऐसा कुछ बना लिया। आपके पास एक है P और एक आपके पास है Q। मुझे यहाँ बताइए कि आपके पास एक है P और एक आपके पास Q है, ठीक है बच्चों। दोनों में एंड की बात बोला और Q तो कंप्लीट वे में Q है, और यहाँ पे P क्या है, नोट P है। नोट P का मतलब P के बाहर वाला पार्ट, P के बाहर वाला पार्ट और Q वाला पार्ट में दोनों में कॉमन क्या होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों कॉमन क्या होगा, आप बोलेंगे ये वाला पार्ट कॉमन होगा, ओनली फॉर ये वाला पार्ट कॉमन होगा, क्या बोलते हो, ठीक है। Q कंप्लीट है और P नहीं है, P के बाहर वाला पार्ट, तो यही तो दोनों में यहाँ पे एंड था, तो यही तो होगा ना, ठीक। आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा है, और लगा हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ कि मैं और का मतलब सबको ऐड कर दूंगा, बाहर वाला रीजन तो होगा, ये तो समझ में आता है, ठीक है। ये वाला Q वाला भी होगा, ये भी समझ में आ रहा है। बाहर वाला भी रीजन होंगे, Q वाला पार्ट भी होगा, तो क्या नहीं होगा, P वाला पार्ट नहीं होगा क्या,
इसका मतलब यदि मैं दोनों को यूनियन करता हूं तो फाइनली मुझे ये समझ में आता है, अच्छा दोनों को ऐड करने के बाद सब होगा एक्सेप्ट ऑफ पी नहीं होगा। पी नहीं होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये पार्ट क्या है, नेगेशन ऑफ पी। तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ पी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया बच्चों। कितना इजीली तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही मतलब मेथड यूज करेंगे तो आपको कम टाइम भी खराब होगा और क्वेश्चंस भी इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा बच्चों। आपको दूसरा मेथड में बोला ट्रूथ टेबल लगा लीजिए, तीसरा अलजेब्रिक मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, एक मेथड काफी होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेगेशन ऑफ, आपके पास ये स्टेटमेंट है, ये कोई एक स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन पूछा गया। ऐसे 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2015 में पूछा गया बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपके सामने 3 मेथड है, ट्रूथ टेबल, दूसरा आपके पास क्या अलजेब्रिक मेथड, और तीसरा आपके पास क्या वेन डायग्राम। और एंड का बात है जहां पे भी मैं चाहता हूं कि वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को करूं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही होता है बच्चों। यहां पे समझिएगा, ये जो पार्ट है इसका नेगेशन पूछा है, लास्ट में मैं नेगेशन लगाना ना भूलूं, ये पार्ट को सिंप्लीफाई कर लूंगा, नेगेशन नहीं लगाऊंगा तो आंसर तो गलत हो जाएगा ना। अब कंप्लीट पार्ट इतना का नेगेशन लगा के आप फाइनल आंसर बताने वाले बच्चों। तो देखिए मैं आपके सामने यहां पे रखता हूं, एक आपके पास मान लीजिए ये वेन डायग्राम मेथड से मैं सोल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो ट्रूथ टेबल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि ट्रूथ टेबल ही मेरे लिए सबसे अच्छा है तो आप उसी मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों, मेरा सजेशन मानेंगे, तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना ये सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट आप नहीं बोल सकते कि मैं यदि जो जिस भी क्वेश्चंस में जो बेस्ट मेथड था वही बताने की कोशिश करा। कहीं पे ट्रूथ टेबल बेस्ट होता है उसी को बताने की कोशिश करा, कहीं अलजेब्रिक बेस्ट होता है वही बताने की कोशिश करा, कहीं आपके पास वेन डायग्राम से आसान होता था वही बताने की कोशिश करा। मैं चाहता हूं कि आपको शॉर्ट तरीका से सिखाऊं चीजों को, कम से कम टाइम में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए और गलत भी ना हो, बस ये मेरा टारगेट होता है बच्चों। तो ठीक है, तो इस चीजों को यहाँ पे समझते हैं। आपके पास ये जो पार्ट है इसमें कैसे वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि दो ही आपके पास स्टेटमेंट है, तो कुछ ऐसा लिखेंगे, ये एस और ये हमारे पास चलो आर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखना आप, हमारे पास एस मतलब कंप्लीट एस, नोट आर का मतलब क्या, आपके पास आर के बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट आर के, और ये आपके पास एस है, यहां एंड लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन वाली बात, तो ये बोलेंगे ये वाला पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मैं भी नेगेशन पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा था, ये समझ में लगा। अब आगे बात करते हैं। यहां पे और लिखा हुआ और नोट एस लिखा हुआ है, नोट एस का मतलब एस के बाहर वाला पार्ट ना, बिल्कुल एस के बाहर वाला पार्ट बच्चों कौन सा है, एस के बाहर वाला पार्ट, आप क्या बोलेंगे एस के बाहर वाला पार्ट में ये वाला पार्ट, एस के बाहर ये वाला पार्ट, बाहर तो है ही, साथ में ये भी तो बाहर ही है, ये वाला पार्ट कंप्लीट वे में बाहर है, कुछ ऐसा बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का आपके पास यहाँ पे एस नहीं है, मतलब ये रेड कलर से मैं बाहर दिखाया कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि पूरा शेडेड डिवीजन आपका है, ये वाला पार्ट को पूरा शेडेड डिवीजन है, और शेडेड डिवीजन कौन कौन सा यहाँ पे कि एस का ये वाला पार्ट है, आर का ये वाला पार्ट है, और बाहर वाला ये वाला पार्ट है। मतलब कौन सा नहीं है ये मुझे बता दीजिए ना, ये वाला पार्ट नहीं है सर, ये पार्ट आप देख पा रहे हैं ये नहीं है। यदि मैं इसी स्टेटमेंट में नेगेशंस लगाऊंगा तो आप क्या बोलते हैं कि जो शेडेड डिवीजन था वो शेडेड डिवीजन अब नहीं रहेगा, मतलब जो नहीं है वो वाला हाँ हो जाएगा, मतलब फॉल्स वाला ट्रू हो जाता है और ट्रू वाला फॉल्स हो जाता है। तो आपके पास क्या इसका नेगेशंस तो यही होने वाला है ना बच्चों। तो आप क्या बोलने वाले, ये तो आपके पास कौन सा है, यही तो आंसर होगा। एस आपके पास एंड आर के बारे में पूछा गया था, तो यही तो पार्ट हमारा है यहाँ पे। इतना स्टेटमेंट का नेगेशन आप स्टार्टिंग से पूरा पढ़िए, आप ये भूल जाएंगे फिर आंसर भी गलत कर पाओगे आप बच्चों। तो नेगेशन ऑफ दिस पार्ट आपके पास ओनली ये होने वाला। तो क्या था यहाँ पे ऐसा, देखिए आप क्या करा, यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाया साइड में और डायरेक्टली आंसर बता दिया, ये तो सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों। तो इस मेथड से आप क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो और भी मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आज का लेसन बहुत ही लेंथी हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो मैं आज के टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। तो हम एक और आपके सामने प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस मेरे साथ अभी प्रैक्टिस कर पाए आप। ये 16 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चंस में आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करा। जितने भी मैथमेटिकल रीजनिंग के पार्ट्स है सब एक एक पार्ट को यहाँ पे कवर किया। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार नहीं होता तो इसको 2 बार आप देख लीजिए, एक बार नोट्स कंप्लीट कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और हमेशा के लिए क्या, मुझे तो जेईई मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाऊं, बस ये बात है। तो यहां से एक क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चंस आपसे छूटने वाला नहीं है। ये कंप्लीट लेसन देखा होगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो आपको यहाँ पे बहुत इमेजिन चीजें नजर आई होगी, मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते थे। आज तक जो रीजनिंग के क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आती थी कि ट्रूथ टेबल्स ही एकमात्र तरीका होता है क्या, तो यहाँ पे मैं इस चीजों को गलत प्रूव किया कि नहीं, यहाँ पे 3 मेथड होता है, और सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बताया कि वेन डायग्राम मेथड होता है बच्चों। इसको थोड़ा समझना होता है, ये सेट से रिलेट करके बात करी जाती है। तो चलिए मैं आज के लेसन में इतना ही बता रहा हूं, आपको मैं अगले लेसन में एक और यहाँ पे मैं PYQ का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों। तो उसमें भी मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस अभी तक में पूछा गया जेईई मेंस में, सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। तो वो भी लेसन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस मत करिएगा बच्चों। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है बच्चों। कल ही ये आ जाएगा, कल के डेट में ही हम अगला लेसन आपके सामने लेके आ जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इतना मेहनत करता हूं आपके लिए, एक लाइक आपके लिए तो बनता है, ठीक है। और अभी एक और बात मैं यहाँ पे आपसे बताने वाला हूं कि यदि आपने मैथमेटिकल रीजनिंग का स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, उसमें टोटल 7 पार्ट्स था बच्चों, उस 7 पार्ट्स को यदि नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ में ये जो एक स्टैटिक्स वाला चैप्टर्स होता है बच्चों, स्टैटिक्स जो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं, वो भी यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करा गया, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ रखा गया वहां पे बच्चों। आप यदि उस चीजों को देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचने वाला बच्चों। तो ठीक है, आज के लेसन में मैं इतना ही, चलिए थैंक यू, बाय बाय।